कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र। अध्याय का नाम है तरलों का यांत्रिक गुण। उसके 2 अंकों के प्रश्नों को समझते हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। मस्तिष्क की अपेक्षा मानव के पैरों का रक्तचाप अधिक होता है, क्यों? तो यहाँ पैरों के ऊपर रक्त का स्तंभ की ऊंचाई मस्तिष्क के ऊपर रक्त के स्तंभ की ऊंचाई से अधिक होती है। ये समझ लीजिए यदि ये इंसान है और यहाँ पर हमारा हार्ट है तो इसकी ऊंचाई कम है और यहाँ पैरों तक की ऊंचाई क्या है, अधिक है। तो यहाँ देख लेते हैं कि जब हम गहराई में जाते हैं तो वहाँ दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यहाँ पर ना हार्ट है तो हार्ट से मस्तिष्क की ऊंचाई कम है और यहाँ पर ऊंचाई क्या है या गहराई क्या है, ज़्यादा। तो जब गहराई ज़्यादा होती है तो दाब अधिक होता है, इसलिए पैरों का दाब अधिक होता है और मस्तिष्क का रक्त दाब क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्यों? तो इसमें इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या या अंतराफलक में अणुओं के बीच की दूरी समान होती है, इसलिए पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा होती है। केश की उन्नयन का एक व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। तो जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, पानी होता है, तो जड़ के केश नलियों द्वारा ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो ये एक उदाहरण है केश नली का। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारा है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। दाब का सूत्र होता है P बराबर DGH, जिसमें D का मतलब घनत्व है, G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है और H का मतलब ऊंचाई है। तो जो D का मान होता है पारा के लिए ये इतना होता है 13.6 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये इसका घनत्व हो गया और ये जो 10 है ये G का मान हो गया और जो H है ये H दिया है 760 मिलीमीटर। तो यहाँ 760 लिखे और मिलीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -3। यदि हम 760 का और 13.6 का गुणा कर दें और इसको सब हल करेंगे तो 1.013 गुणे 10 की घात 5 पास्कल हो गया। तो 760 मिलीमीटर पारा का मतलब होता है 10 की घात 5 पास्कल। अब आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ श्यानता गुणांक को परिभाषित करिए। तो ये सूत्र लिखा हुआ है, इसी को पढ़ देना है। अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति की दर के अनुपात को श्यानता गुणांक कहते हैं। तो सूत्र से ही परिभाषा बन जाएगी। किसी द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा से क्या आशय है? तो नियत ताप पर द्रव के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य पृष्ठीय ऊर्जा कहलाता है। इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी बोल सकते हैं कि द्रव के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किया गया कार्य। अब हम आते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन में और 8वां नंबर का क्वेश्चन है केशिकी उन्नयन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर केशिकी उन्नयन का मतलब होता है केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना केशिकी उन्नयन कहलाता है। केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना केशिकी उन्नयन कहलाता है। 9वां क्वेश्चन देखें। टॉरिसेली निर्वात से क्या आशय है? तो वायु दाब मापी के नली के ऊपर निर्वात क्षेत्र को टॉरिसेली का निर्वात कहते हैं। यदि हम वायु दाब की संरचना देखें तो वायु दाब मापी इस तरह से बना होता है। ये इसमें पूरी तरह से पारा भरा होता है, ये पारा का पूरा भरा होता है और इसमें भी पारा भरा होता है। ऐसे ये वाला जो भाग होता है ये खाली होता है, इसमें न पारा होता है न हवा होती है। इसे ही निर्वात टॉरिसेली का निर्वात कहते हैं। तो नली के ऊपर जो निर्वात का क्षेत्र होता है उसे टॉरिसेली का निर्वात कहते हैं। 10वां देखते हैं। संपर्क या स्पर्श कोण किसे कहते हैं? तो संपर्क बिंदु से द्रव की सतह पर
खींची गई स्पर्श रेखा तथा पात्र की सतह के बीच बना कोण संपर्क कोण कहलाता है। तो इसको अभी चित्र से समझेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ देख लेते हैं, मान लीजिए ये कोई पात्र है, इस पात्र में यहाँ पर ये पानी भरा हुआ इस तरह से, तो इसका जो ऊपरी सतह है, ऊपरी पृष्ठ है, मान लीजिए इस तरह से है, तो इसके ऊपरी पृष्ठ में इसकी सतह पर, द्रव की सतह पर हम क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, जहाँ पर ये बर्तन के संपर्क बिंदु में है। तो संपर्क बिंदु से द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा और इसके बाद पात्र की सतह के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, संपर्क कोण। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा है और ये पात्र की सतह है, तो इसके बीच जो कोण बनता है उसे संपर्क कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पहुँचते हैं 11 नंबर में। तरल दाब किसे कहते हैं, इसका विमी सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो चलिए इसमें विमी सूत्र और मात्रक देख लेते हैं। यहाँ साम्य अवस्था में तरल द्वारा संपर्क सतह के एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले प्रतिघात को तरल का दाब कहते हैं। इस सूत्र में F मान लीजिए प्रतिघात या बल है और ये एकांक क्षेत्रफल है, तो सीधे सीधे ये जो बटा होता है उसको एकांक पढ़ते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या प्रतिघात तरल का दाब कहलाता है। अब यहाँ पर इसके मात्रक की बात करते हैं, तो इसका SI मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। इसके अलावा इससे भी मात्रक निकाल सकते हैं। F का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका दूसरा मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद यदि इसके विमी सूत्र की बात करें तो जो बल का विमी सूत्र होता है mL2T - 2, ये बल का विमी सूत्र होता है, mL T - 2। अब यहाँ पर क्षेत्रफल का क्या होता है L2। फिर से देख लेते हैं, बल का जो विमी सूत्र होता है mL T - 2 और क्षेत्रफल का होता है L2। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ से एक L ये कट जाएगा, ये हुआ M, और ये जो L नीचे बचा है ये ऊपर चला जाएगा, तो L - 1 और साथ में ये हो जाएगा T - 2। तो इस तरह से ये तरल के दाब का या दाब का विमी सूत्र होता है। अब हम आते हैं 12वें क्वेश्चन में। पास्कल का नियम लिखिए। तो किसी बंद पात्र में भरे तरल पर किसी भाग में बाह्य दाब आरोपित किया जाए तो वह समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए अपने पास ये बंद पात्र है। अब बंद पात्र में यहाँ पर यदि हम दाब लगाएंगे तो जितना भी दाब लगेगा इसकी सतह पर, ये सभी दिशाओं में जो दाब लगता है तरल का वो बराबर होता है। यही कहता है कि किसी बंद पात्र, ये बंद पात्र हो गया, किसी बंद पात्र में भरे तरल पर यदि दाब लगाया जाए तो वह सभी समान दिशाओं में संचरित हो जाता है। अब हम 13वें नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं। किसी द्रव की दाब ऊर्जा किसे कहते हैं। तो द्रव के दाब के विरुद्ध किए गए कार्य को द्रव की दाब ऊर्जा कहते हैं। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14वां नंबर, 14, 15 और हैं, इनको देख लेते हैं। 14 नंबर, कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंदें बनाने का प्रयास करता है, क्यों। तो पारे के अणुओं के बीच का ससंजक बल, ससंजक माने समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, पारे व कांच के अणुओं के असंजक बल से अधिक होता है। कहना चाहिए पारे का ससंजक बल अधिक होता है, इसके कारण वह बूंद बनाने का प्रयास करता है, जबकि जल के ससंजक बल का मान असंजक बल के मान से कम होता है, इसलिए वो फैल जाता है। अब इसमें 15वें नंबर में देखते हैं, द्रवों के अविरतता का सिद्धांत या सातत्य समीकरण लिखिए। तो इस सूत्र से इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि जब कोई आदर्श तरल या द्रव असमान परिच्छेद की नली से धारा रेखी प्रवाहित होता है, ये कंडीशन है, तो प्रत्येक बिंदु पर परिच्छेद के क्षेत्रफल माने एरिया और द्रव प्रवाह के वेग का गुणनफल नियत होता है।
धन्यवाद।